हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शोध प्रस्ताव। सबसे पहले मित्रों आपको ये हम बता दें कि रिसर्च प्रपोज़ल होता क्या है और रिसर्च प्रपोज़ल कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आपसे बात करें रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है, तो रिसर्च प्रपोज़ल कुछ नहीं होता है। जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं, यानी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम या नेट जेआरएफ आपका क्लियर रहता है, तो जब आप वहाँ पे इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे आपसे एक रिसर्च प्रपोज़ल मांगा जाता है। रिसर्च प्रपोज़ल के अंतर्गत हम वो सारी चीज़ें वो आपसे अपेक्षा करते हैं लिखने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए जिस पर आप अनुसंधान करना चाहते हैं। तो आपके पास रिसर्च प्रपोज़ल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वही सारी बातें आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए। जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, एक अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो आप अब इस मित्रों को आप जब अगर एमए प्रीवियस ईयर में हो या आप लास्ट ईयर में हो, नेट जेआरएफ क्लियर कर रखे हों या क्लियर कर रहे होंगे, तो पीएचडी में एडमिशन आपको लेना है। उसके अंतर्गत आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना होता है। तो हर एक विश्वविद्यालय अपने स्तर पे एक रिसर्च प्रपोज़ल का मांग करता है। तो रिसर्च प्रपोज़ल में सबसे पहले आपको बात याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करते चले जाते हैं, जिससे आपको एक तारतम्यता बनी रहे आपके लिखावट में, आपके रिसर्च प्रपोज़ल में। तो सबसे पहले आपको मित्रों ये करना होगा कि एकदम बेसिक से हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, बेसिक से बात अगर हम करें तो सबसे पहले जो जरूरी होते हैं, अगर आप रिसर्च प्रपोज़ल एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो है अपने रिसर्च एरिया का चुनाव करिए। रिसर्च एरिया का चुनाव करिए। सबसे पहला सबसे आप ये काम करिए कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च एरिया है उसका चुनाव करिए। मतलब आपका जो आनंदमयी क्षेत्र है जिस पे आपको अनुसंधान करने की चाहत है, इच्छुक है, आप पहले उस एरिया का चुनाव करिए। फिर अगर जब आप चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करिए, सबसे पहला जो है बेसिक चीज़ें होती हैं इसमें कि आप उस रिसर्च एरिया से कुछ समस्या यानी प्रॉब्लम क्रिएट करो। प्रॉब्लम उसमें मेंशन करो। ठीक है, अब यहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम से जब रिसर्च एरिया पे आपका इंटरेस्ट हो चुका है तो आप शुरुआत कर सकते हैं रिसर्च प्रपोज़ल के अंतर्गत प्रॉब्लम से। यानी आपने जो रिसर्च एरिया सेलेक्ट किया है उसके अंतर्गत आपने कौन सी समस्या देखा जिस पे आप अनुसंधान करना चाहते हैं, और ऐसा आपको प्रॉब्लम लेना है जो एक रिलेवेंट हो, संगतता हो, समय के साथ संगत हो वो समस्या का समाधान या समस्या। ठीक है, तो आप एक प्रॉब्लम यानी समस्या का निर्माण करेंगे वहाँ से जिस पे आपको अनुसंधान करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम लिखना है यानी समस्या लिखना है जिस पे आपको अनुसंधान करने की चाहत है या इच्छा है। फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट पे आपको ये पढ़ना है कि उनमें जो चर होते हैं वेरिएबल्स या चर, यानी इसको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, वेरिएबल्स, इनका आपको परिभाषीकरण करना है। यानी उसके अंतर्गत जो आप समस्या बनाए रहते हैं उसमें कुछ चर यानी वेरिएबल्स आपको नज़र आते हैं। कोई आश्रित चर होगा, कोई अनाश्रित चर हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनको आपको मेंशन करना है और साथ ही साथ उनके क्या करने हैं, परिभाषा लिखने हैं। क्या लिखने हैं मित्रों, परिभाषीकरण, आपको यहाँ पे परिभाषीकरण करना है। ठीक है, तीसरे स्टेप में जब आराम से विधिवत बढ़िया से वेरिएबल्स को परिभाषित कर लेंगे तो आपको इस शोध समस्या के महत्व और आवश्यकता भी लिखना है। महत्व
महत्व एवं आवश्यकता, महत्व एवं आवश्यकता। अब इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना होगा मित्रों, जो आप शोध समस्या का निर्माण कर लिए हैं तो आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया, इसका क्या महत्व है समाज में, जीवन में, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इस शोध का क्यों आवश्यकता पड़ रही है आपके समाज और जीवन में, इसको आपको बेहतर तरीके से मेंशन करना है अपने रिसर्च प्रपोजल में। ठीक है मित्रों। फिर इतना करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमको अगली प्रक्रिया में क्या लाना है, यानी आपको अगला जो स्टेप होगा, चौथा अगला जो स्टेप होगा मित्रों, इसमें संबंधित साहित्य की समीक्षा करना है। संबंधित साहित्य की समीक्षा करना है, आपको मेंशन करना, यानी लिटरेचर रिव्यू लेना है। लिटरेचर रिव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपको बाकायदा देखना है अपने रिसर्च एरिया से। आप गूगल रिसर्च पे ले जा सकते हैं, आप शोध गंगा पे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसके अंतर्गत आप संबंधित साहित्य की समीक्षा कर सकते हैं, जिसमें से लगभग 7 से 8 बढ़िया रिलेवेंट आपको आपके टॉपिक यानी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके वहाँ पे मेंशन होने चाहिए। लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य की समीक्षा, आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा, कहाँ से समस्या क्रिएट होगा, इस पे अनुसंधान हुआ है या नहीं हुआ, उससे संबंधित ये सारी बातें आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है। अब पांचवें अगली कड़ी में आपको सबसे बेसिक बात करनी होती है, जब आप समीक्षा कर लेते हैं तो इसके उद्देश्य आपको बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं मित्रों? उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एरिया का ये जो पार्ट है उद्देश्य, यानी आपके ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव्स जरूर बनाने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही आपको अगला जो टर्म्स है यानी स्टेप है आपको वहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो आपको उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। उद्देश्य कम से कम 6 रहें या 6 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, इतने आपको उद्देश्य बनाने होते हैं। फिर उद्देश्य बनाने के बाद मित्रों क्या करना होता है, आपको अगली कड़ी में, अगले स्टेप में आपको प्राकल्पना का निर्माण करना होता है। प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है मित्रों। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये प्राकल्पना क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने वीडियो इस पे बना दिए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। प्राकल्पना होता क्या, हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक विधिवत वीडियो में हमने कवर कर लिया है, आप वहाँ पे जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उद्देश्य बनाने के यानी ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आपको हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना का निर्माण करना है। और प्राकल्पना भी आपको लगभग उतने ही बनाने होते हैं जितने उद्देश्य होते हैं। हो सकता है 2-3 का इधर उधर फर्क पड़ सकता है, लेकिन कम से कम आपके 6 हाइपोथेसिस होने चाहिए, 6 एटलीस्ट, कम से कम 6 हो या 4 हो। ठीक है, 4 से कम तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो आपको हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। अब जब हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेते हैं तो आपका जो अगला स्टेप होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कौन सा मेथोडोलॉजी कौन सा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, यानी विधियाँ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यानी मेथड्स इसमें कौन से इस्तेमाल करेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आप कौन सा सैम्पलिंग, यानी इसमें आपका सैम्पलिंग कौन सा, प्रतिदर्श कौन सा होगा वो आपको लिखना है। कौन सा मेथड होगा, किस टेक्निक से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, किस टूल से का निर्माण करेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मेथोडोलॉजी यानी सांख्यिकीय विश्लेषण भी आप मेथोडोलॉजी के अंतर्गत सारी बातें करते हैं। और जब इस सब की बातें करने के बाद हम लोग जो है अगले स्टेप में चलते हैं
कि सांख्यिकीय विश्लेषण करना, सांख्यिकीय विश्लेषण। जो अगला स्टेप होता है मित्रों हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना होता है, जैसे आप वहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, मीन निकालते हैं, यहाँ पे मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, सहसंबंध। आप जिस स्तर से आपका वो समस्या होता है उसी हिसाब से यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अगर आपका शोध गुणात्मक हो यानी क्वालिटेटिव होगा तो वहाँ सांख्यिकीय विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना। ये आपको काम तभी करना है जब आपका जो रिसर्च है वो आपका क्वांटिटेटिव हो, अर्थात मात्रात्मक अनुसंधान अगर होगा तो उसी के अंतर्गत आपको सांख्यिकीय विश्लेषण अर्थात स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करना होता है। गुणात्मक विश्लेषण यानी गुणात्मक रिसर्च या गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सांख्यिकीय विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनोवा टेस्ट लगाना है, काई टेस्ट लगाना है, यू टेस्ट लगाना है, साइन टेस्ट लगाना है, पैरामीट्रिक टेस्ट यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी जितने भी आपको उस समस्या के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ इस्तेमाल करके उनके रिजल्ट्स तैयार करने हैं। जब सांख्यिकीय विश्लेषण कर लेते हैं मित्रों तो उसके बाद हम लोगों को क्या बनाना होता है इसमें यह बताना होता है कि आप इस अनुसंधान का सीमांकन कहाँ से करेंगे। सीमांकन यानी लिमिटेशन, जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब है कि आप इस अनुसंधान, आपने जो समस्या का निर्माण किया है इसको किस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपको पूरे विश्व में या पूरे संसार में तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं ना, उस एक पर्टिकुलर रीजन, क्षेत्र जो आपने चुनाव किया होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हम फला जनपद में लेंगे, फला गांव में लेंगे और गांव के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को अपने डाटा के अंतर्गत रखेंगे, कितने आपके पॉपुलेशन होंगे यानी सैंपल होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, और अगले जो स्टेप में आपको रखना है उसमें आपको ये रखना है कि आपके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। संभावित परिणाम, चूंकि अभी परिणाम तो मुझे पता नहीं होता हम लोगों को, लेकिन एक संभावना आप बताइए कि इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगला जो लास्ट स्टेप है, आपको जानते हैं कि आप जो भी सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे उसके लिए आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको देखना होगा, किसी का हेल्प लेना होगा। तो उसके लिए आपको संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण करना होगा। संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण करना होगा कि आपने चीज़ें कहाँ से एकत्रित किए हैं, कहाँ से आप ये सारी चीज़ें बता पा रहे हैं। रेफरेंसेस आपको विधिवत यहाँ पे देने अनिवार्य होंगे। तो ये आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के अंतर्गत अपना जो है टॉपिक अगर बनाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने के चांसेस बनेंगे और आप इंटरव्यू में एक बढ़िया बेहतर रिसर्च प्रपोजल आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिले। और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया होगा। और अगर आपको और कोई क्यूरी है, आपके प्रश्न हैं, आपके दिमाग में चल रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप पूछिए, हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।